गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोनिका यादव और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम राउट लॉ की स्टडी करेंगे। ओके, तो राउट लॉ क्या है? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, ठीक है, क्या बोल रहा है? किसी विलायक में, ये आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में कोई भी विलायक है, हम नॉर्मली पानी मान के चलते हैं, तो ठीक है, इस बीकर में आपके पास क्या है? पानी है, तो उसमें आपने क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इस पानी में कोई भी अवाष्पशील विलेय, यानी कि ऐसा विलेय जो वाष्पित ना होता हो या फिर बहुत कमी के साथ वाष्पित होता हो, तो उसको बोलते हैं अवाष्पशील विलेय। तो ये आपने कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, पर विलायक का वाष्प दाब, जो विलायक का वाष्प दाब है, ध्यान से सुनना, इसमें पानी है और पानी के अंदर अवाष्पशील विलेय है, तो जो विलायक का वाष्प दाब है उसका जो आपेक्षिक अवनमन है विलयन में विलेय के मोल प्रभाज, जो विलेय डाला है उसका जो मोल अंश निकल के आएगा उसके बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है राउट्स लॉ की। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है। अभी आपको ये टर्म क्लियर नहीं होगी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है ना। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। हम क्या मानेंगे? माना किसी विलायक का वाष्प दाब, हमने मान लिया कि कोई जो विलायक है उसका वाष्प दाब P0 है, तो हम पता है क्या करेंगे? जो विलायक है, हमेशा पूरी बुक में जैसे मैंने आपको बताया था ना, मोलरता पढ़ाया था, तो विलेय के लिए स्मॉल w, विलेय के लिए स्मॉल m और विलायक के लिए कैपिटल लेटर्स मानने हैं। सेम ऐसे अगर बात होती है विलायक के वाष्प दाब की, तो आप मानोगे P0। नोट का मतलब पता है क्या है? शुद्ध अवस्था, ठीक है, नोट का मतलब है शुद्ध अवस्था। तो जब आप उसको शुद्ध अवस्था में मानोगे तो आप यहाँ पे ऐसे लगा दोगे, ठीक है ना, इसका मतलब हो जाएगा विलायक के लिए। और जब बात करेगा विलयन के लिए तो आप केवल P की बात करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर शुद्ध अवस्था है तो नोट लगा देना है, विलयन के लिए P लगाए रखना है। तो हमने क्या मान लिया कि विलायक का वाष्प दाब P0 है एवं उसके अणुओं की संख्या n है। माना किसी विलायक का वाष्प दाब P0 है एवं विलायक के जो अणु है ना उन्हीं की संख्या क्या है? कैपिटल N है, तो विलायक को हमने कैपिटल N मान लिया है। तो इसमें विलेय पदार्थ के n अणु मिलाने पर आपने क्या माना? एक विलेय पदार्थ को उसमें मिलाया गया है, किसमें? विलायक में। विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलायक के अणुओं की संख्या कैपिटल N है, और जो विलेय पदार्थ मिलाया गया है उसके n अणु स्मॉल n, ठीक है, मिलाने पर विलयन जो बन गया है ना, देखो क्या है, ये आपके पास एक विलायक है, पानी है, ठीक है, इसका वाष्प दाब क्या है? P0, विलायक है ना इसलिए P0, और इसमें जो विलायक के ये मोल है ना उनकी संख्या n है। आपने इसमें एक विलेय मिला दिया और उसके मोलों की संख्या क्या है? स्मॉल n। और जब ये विलेय और विलायक आपस में मिल गए तो क्या बना लिया इन्होंने? विलयन बना लिया ना, तो उस विलयन का वाष्प दाब क्या है? P है, ठीक है, ये कह रहा है ये। तो वाष्प दाब P हो तो क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब मैं आपको ये टर्म क्लियर कर रही हूँ कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये राउट्स लॉ ने बोला था ना कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये एक्चुअली मोल प्रभाज तो समझ गए x के बराबर है, मोल प्रभाज मीन्स मोल अंश के बराबर है, यानी x के बराबर है। लेकिन ये टर्म क्या है, उस टर्म को क्लियर करना है, चाहे तो मैं रटवा दूँ, लेकिन मुझे रटवाना नहीं है, आपको एकदम क्लियर करना है कि होता क्या है। देखो बच्चा, क्या होता है कि ये आपका कोई विलायक है, ठीक है, ये टर्म मैं आगे भी एक टॉपिक है उसी में भी क्लियर करूँगी और मैं अब भी बता दे रही हूँ। तो ये आपका विलायक है और ये आपका विलयन है। तो विलायक में क्या होता है? विलायक होता है शुद्ध, उसमें कोई विलेय नहीं मिला होता। इसमें अगर आपका पानी है तो इसमें सारे अणु किसके होंगे? पानी के होंगे। और ये विलयन है ना, तो इसका मतलब इसमें पानी के साथ कोई अवाष्पशील, राउल्ट के लॉ में हम क्या करेंगे? विलेय को अवाष्पशील लेंगे, तो विलयन है तो इसका मतलब पानी में कोई अवाष्पशील हमने विलेय मिला दिया है, ठीक है। तो विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? विलायक का वाष्प दाब होगा ये जो पानी के अणु होंगे ना इनका जो वाष्प दाब है, ठीक है। और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब का मतलब होता है वेपर प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर। और विलयन का क्या होगा? जो पानी के अणु हैं साथ में किसके और अणु हैं? वो साथ में उस अवाष्पशील पदार्थ के भी अणु, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं वाष्प दाब का मतलब जिसमें वाष्प ज़्यादा बनेगी, नॉर्मल समझो, जिसमें भाप ज़्यादा बनेगी, भाप समझते हो ना, उसी को वाष्प कहते हैं। जिसमें भाप ज़्यादा बनेगी उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और जिसमें भाप कम बनेगी उसका वाष्प दाब कम होगा। तो अब क्वेश्चन ये है, दीदी हमें पता कैसे चलेगा भाप किस में ज़्यादा बन रही है किस में नहीं? तो बिल्कुल यूँ ही पता चल जाएगा, अभी देखते रहो। ये विलायक है ना, तो विलायक में क्या है? पानी पानी है, ठीक है। तो पानी आपको पता है 100 डिग्री पे बॉयल होने लगता है, ठीक है। और जब आपने इस विलयन में पानी के साथ कोई अवाष्पशील मिला दिया है तो मतलब वो 100 डिग्री पे
उबलेगा नहीं, ठीक है, पानी उबलेगा, सो फिर वो नहीं उबलेगा अवाष्पशील पदार्थ जो है, ठीक है, वो या तो उसको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर की नीड है, या फिर वो अवाष्पशील है मतलब वाष्पित ही नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विलायक में तो आपके 100 डिग्री पे मतलब वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या होगा, वो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, वाष्प बन के। तो यानी कि वाष्प दाब यहाँ पर ज़्यादा है, किसमें, विलायक में, ठीक है, यानी कि पी नोट वो क्या है, ज़्यादा है। पर अभी ज़्यादा इससे है या नहीं वो देखते हैं। इसमें क्या है, पानी के साथ साथ किसके और अणु है, इसमें पानी के साथ साथ किसी अवाष्पशील पदार्थ के अणु है। अब वो क्या करेंगे, वो अवाष्पशील है ना, वो तो खुद तो वाष्पित होंगे नहीं और सतह पर जम जाएंगे। कुछ पानी के अणु जो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे वो क्या करेंगे, वो उनको क्रॉस करके निकलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। वो जो अवाष्पशील मूल हैं, अवाष्पशील विलेय के मूल हैं, वो क्या करेंगे, पानी के मूलों को उड़ने में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसका वाष्प दाब, वाष्प कम बनेगी, वाष्प कम बनना मतलब वाष्प दाब कम हो गया। तो इसलिए विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सारे अणु एक ही सेम होते हैं, कोई भी आपका विलायक हो। लेकिन जब आप अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में मिला देते हो तो वो विलयन बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो विलायक के अणु हैं उनको ऊपर जाने से वो रोकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है, पी नोट ऑलवेज ग्रेटर देन इज पी, ओके। यानी विलायक का वाष्प दाब यानी शुद्ध अवस्था में किसी उसका वाष्प दाब कंपोनेंट का, वो उसके सॉल्यूशन से क्या होता है, उससे ज़्यादा होता है, यानी ये वाष्प दाब ज़्यादा होगा और विलयन का कम होगा। तो क्या कह रहा है वो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो बच्चा, इसमें एक वर्ड का मीनिंग समझना है। वाष्प दाब आप समझ गए, वाष्प दाब किसका ज़्यादा है, विलायक का, और वाष्प दाब किसका कम है, विलयन का, ठीक है। अब एक टर्म है आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक का मतलब होता है सापेक्ष, ओके। आपेक्षिक का मतलब सापेक्ष और अवनमन का मतलब होता है कमी। एक एक वर्ड का मीनिंग लिख लेना। अगर आपको अवनमन का मीनिंग नहीं पता हो तो साइड में लिख लेना कमी, ठीक है। एक दूसरा वर्ड होता है उन्नयन। तो उन्नयन का भी मतलब ये समझ लो, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने विलोम शब्द कभी पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा अवनति उन्नति, ठीक है ना। तो उन्नति का मतलब वृद्धि, किसी की कहते नहीं उन्नति हो रही है, और अवनति का मतलब कमी, ठीक है। तो ये वर्डों के मीनिंग अच्छे से समझ लेने, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, जो भी वाष्प दाब में कमी आई है और वो किसी के सापेक्ष, ठीक है ना। आपेक्षिक वर्ड है ना, वाष्प दाब का अवनमन बोलता तो हम बोल देते वाष्प दाब में कमी, यानी कि पी नोट माइनस पी, लेकिन उस एक वर्ड और ऐड हो गया आपेक्षिक, यानी सापेक्ष। और किसके सापेक्ष, विलायक के, क्योंकि विलायक का ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, यही फॉर्मूला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फॉर्मूला नहीं, वो टर्म है। इस टर्म को इस पूरी उससे रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने पढ़ा है ना, मोलेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, सेम यही है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आई हुई कमी, कितनी कमी आई है, पी नोट ज़्यादा है ना और पी कम है। पी सॉल्यूशन का है, पी नोट किसका है, पी नोट है आपका विलायक का, और ये है आपका विलयन का। तो विलायक का ज़्यादा है और विलयन का कम है, तो विलायक के में से विलयन को माइनस कर देंगे। और आपेक्षिक है ना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो पी नोट से ही डिवाइड लगा देना है, क्योंकि ये इसके सापेक्ष होगा, ठीक है बच्चा। तो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, ये टर्म क्लियर हुई। और अब क्या है दूसरा, वो किसके बराबर होता है, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम नॉर्मली एक्स से डिनोट करते हैं मोल प्रभाज को, लेकिन किसका है, विलेय का। तो विलेय का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। मैंने आपको सिखा दिया है विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये जो टर्म साथ लेके चल रहे हैं ना, इनका यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि विलेय के n अणु माने, तो मैंने क्या बताया था, जिसका मोल अंश निकालना है आपको उसको रख दो ऊपर और टोटल को रख दो नीचे। तो विलेय का तो n है और विलायक का n है, तो ऊपर क्या आएगा n और नीचे अपॉन n प्लस n, ओके। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर होगा, अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपने यानी कि पिछली वीडियो देखी हुई है या फिर आपने कहीं से भी कैसे भी पढ़ा हुआ है। और अगर ये टर्म क्लियर नहीं हो रही है तो आप लास्ट लेक्चर देख लेना, ओके। तो हम जिसकी भी निकाल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं विलायक का मोल अंश क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और विलेय का पूछूंगी तो ऊपर स्मॉल n कर दोगे, ओके। तो वही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, विलेय का मोल प्रभाज किसके इक्वल होता है, स्मॉल n अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
तो अब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ की थ्योरी क्या थी, ये जो टर्म है ना ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये हमने माना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली, जो कह रहा है वो उसके बराबर है। क्या बोला था, वास्तव का अपेक्षिक अपनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर है, तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल के उनको इक्वल रख देना है, तो हमने रख दिया, यही तो है राउट्स लॉ, हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब इसी को आपका राउल्ट नियम का सूत्र बोलते हैं या फिर राउल्ट के नियम की समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा डेरिवेशन है, अगर एग्जाम में आता है तो आप कराना। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप ना, एक तो राउल्ट का मैंने जो आपको ये थ्योरी लिखवाई है राउल्ट्स लॉ की, आपको बुक्स में ये भी मिलती है, एक अलग से भी मिलती है, मैं अभी उसे बताऊंगी। ठीक है, तो वो भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, मैंने ये लिखवाई है वहाँ पे कहीं पे ये पढ़ी है मैंने, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे मैंने हेनरी के लॉ में 2 थ्योरी बताई थी, सेम राउल्ट्स लॉ में भी 2 होती हैं। ठीक है, तो वो ना जब आप मॉडिफाई करोगे तो वहाँ से निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है, बहुत आसान है, यूँ ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चा, अपोन में ना, जिनको मैं बिल्कुल ये समझ रही हूँ कि आपको मतलब आता नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए कि पॉइंट क्या कर रही हूँ, क्लियर करके चल रही हूँ। आप इसको सॉल्व इजीली, मुझे पता है कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पढ़ रहे हो और ना कर पाए। ठीक है ना, तो मैं उनको लेके चल रही हूँ। कैसे करना है, पी नोट माइनस पी है ना, तो अपोन में पी नोट है, जब इन दोनों टर्म के नीचे ये है ना, तो इसका मतलब ये पी इस वाले के नीचे भी है और माइनस इस वाले के नीचे भी है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, पी नोट अपॉन पी नोट। ठीक है ना, इसको इसके साथ भी, यानी ये नीचे वाले को दोनों के साथ ले लेते हैं, माइनस बीच में ऐसा का ऐसे, पी अपॉन पी नोट। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 लिखा हुआ है, माइनस ये पी अपॉन पी नोट ऐसा ही लिखा हुआ है, और नेक्स्ट टर्म ऐसे उतारी हुई है। ठीक है ना, तो ये ऐसे आया है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, इसलिए एक्सटेंड कर दिया। अब क्या है, आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस स्टेप को थोड़े ध्यान से समझना है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजीली समझना है। देखो ये टर्म ऐसी है, तो हमें क्या करना होता है, इसको चेंज करना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन। अब आप बोलोगे ये ऐसे कैसे लिख दिया, देखो बच्चा ये ऐसे है कि आप इसके नीचे 1 मान के चल सकते हो, कुछ नहीं है तो मीन्स उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो ना। मैं सिंपल समझा रही हूँ, वैसे तो एलसीएम वगैरह लिखे होता है, लेकिन मैं सिंपल समझा रही हूँ। एन प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, किसी की 1 में करोगे तो वही रहेगा एन प्लस एन, और ये माइनस है, माइनस का माइनस, और 1 की एन में कर लो, तो 1 की एन में करेंगे तो एन, तो n से n नहीं कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा नीचे n प्लस एन। क्या हमें ऊपर वाली टर्म नहीं मिल गई, तो यानी कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, हमें क्या करना है, हमें ये समझ के चलना है कि मुझे यहाँ से 1 को हटाना है, मुझे इस 1 से इस 1 को काटना है। देखो ये तभी तो कैंसिल हो पाएंगे, क्योंकि हमें इस टर्म को सिंगल छोड़ना है। ठीक है, इस 1 से इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में कर लिया है। तो आपको क्या लर्न करना है, आपने ऊपर वाला तो सीधा समझ के कर लिया, आप बस इस स्मॉल एन को कैपिटल एन से रिप्लेस कर देना और आगे 1 माइनस कर देना, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा इजीली। ओके, यहाँ से अब क्या कर सकते हो, आप इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर सकते हो। बहुत से बच्चे बोलेंगे कैसे कर दिया, बच्चे जो चीज़ सेम साइन में दोनों साइड होती है ना, वो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो देखो ये 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे प्लस है, तो इस प्लस को जब मैं इधर लाऊंगी तो वो माइनस हो जाएगा, और +1 और -1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर ये भी माइनस की टर्म बचेगी और ये भी माइनस की टर्म है, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा। तो सिंपली बचेगा क्या, सिंपल आपके पास ये टर्म बचेगी, p अपॉन पी नोट इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये जो पी नोट है ना यहाँ पे, ये वाला, ये किस में है, डिवाइड में, उधर ले जाओ इसको, मल्टीप्लाई में आप ले गए, p को सिंगल छोड़ दिया, पी नोट को इधर ले गए, और दिस टर्म ऐसी की ऐसी। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, आप ये जानते हो ना ये क्या है, n अपॉन स्मॉल n प्लस n। ठीक है, ये मोल प्रभाज है, ये क्या है, मोल प्रभाज है, तो इस मोल प्रभाज को आप x लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, x, तो p इज इक्वल टू पी नोट x आ गया। ठीक है, तो उपरोक्त सूत्र के आधार पर राउल्ट का नियम इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। ये जो सूत्र आया है ना, p बराबर पी नोट x, अब आपको आपकी बुक में हो सकता है इसके आधार पर थ्योरी दी गई हो। ठीक है ना, हो नहीं सकता कि ये भी हो, लेकिन जो मैंने कराया है कभी कभी वो डेरिवेशन पूछ लेता है, तो आपको यही करना होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या कर लेना है, तो बिल्कुल जहाँ से मैंने कराया और जैसा कराया है एज इट इज़ लर्न कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही समझते हुए चलना है। तो इसके आधार पर किस तरीके से राउल्ट के लॉ को डिफाइन किया जाता है वो देख लेते हैं आप।
देखो बच्चा, वाष्पशील द्रव का मतलब क्या होता है? ऐसा द्रव जो वाष्प बन सकता है, ठीक है ना। वाष्पशील का मतलब समझ रहे हो, वेपराइजेशन हो सकता है जिसका, ऐसा द्रव। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। नियम ये कह रहा है कि आपके पास ये कोई भी विलयन है, मान लो इसमें दो घटक हैं ए और बी, तो अगर मैं क्या कह रहा है, ये वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव यानी ए का चाहूँ मैं ए का निकाल लूँ, बी का चाहूँ मैं बी का निकाल लूँ, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। देखो ए के मोल अंश क्या होंगे? एक्स ए, ये चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और इसके मोल अंश क्या होंगे? एक्स बी। तो ये कह रहा है कि अगर आपका ए जो है ना, इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो पी है, तो वो एक्स ए के प्रोपोर्शनल होगा। जो पी बी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स बी के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात क्लियर हुई? तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है? वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया, ये आपका क्या है? ये है आपका आंशिक दाब, ठीक है। और ये क्या है? मोल अंश। तो मैंने पहले ही बताया है, अभी थोड़ी देर पहले, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का निशान हटाने का देख कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है पी नोट। पी आंशिक दाब है, ठीक है। ये विलयन का आंशिक दाब है, एक्स मोल अंश है, और ये पी नोट शुद्ध घटक का। शुद्ध घटक कौन होगा? ये होगा आपका विलायक, ठीक है, वही तो शुद्ध होगा। तो हम देख रहे हैं फॉर 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन मान लिया जिसमें 2 कंपोनेंट है। अभी मैंने आपको ए बी करके माना है, आप 1 2 करके मान लो, ठीक है। तो आप जब 1 2 करके मानोगे, तो जैसे मैंने अभी बताया, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो P1 प्रोपोर्शनल टू X1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा दो, P1 नोट को लिया हो, ठीक है। P2 के लिए क्या कर लोगे? P2 नोट को लिया होगे। समझ में आई ये वाली चीज़ें? जब आपने थ्योरी में से जो भी लिखा है वो ये थी थ्योरी, कि जो दाब है वो मोल अंश के समानुपाती होता है। तो दाब मोल अंश के समानुपाती, एक जो घटक है, नंबर 1 घटक नाम रख दिया हमने उस घटक का, तो वो उसके समानुपाती होगा, नंबर 2 वाला उसके समानुपाती होगा। आप इसको हटा के लाओगे क्या? P1 के लिए P1 नोट और P2 के लिए P2 नोट, ठीक है। लेकिन एक नियम था डाल्टन का, उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको P टोटल निकालना है तो P टोटल के लिए आप P1 और P2 को ऐड कर दो, तो कर दो ऐड। P1 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, P2 की रख दी। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी विलयन में सभी मोल अंशों का योग 1 होता है, तो वही वाला फॉर्मूला निकाल देंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। मैंने क्या किया? x1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना, क्योंकि मैं x1 की यहाँ पुट करके सारी टर्म को x2 में चेंज करना चाह रही हूँ। तो आप क्या करोगे? आप उसी फॉर्मूले से, कि क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला नहीं, वो एक नोट था, क्या? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या था कि आपके कितने भी मोल अंश हैं उनका सबका योग 1 के बराबर होगा। तो वैल्यू निकाल लो x1 की, कितनी आ जाएगी? 1 माइनस x2। तो इस वाली को इक्वेशन 1 ऐड कर लेना, इसमें किसकी वैल्यू रख दो? x1 की वैल्यू रख दो। x1 की वैल्यू आप जब रखोगे तो P1 नोट, x1 की कितने रखोगे? 1 माइनस x2 रख दो, 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट और x2। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, मैं ऊपर बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? P1 नोट माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे P1 नोट x2 प्लस ये कितना रह जाएगा? P2 नोट x2। देखो अब इसको तो ऐसे लिख दिया। मैंने क्या किया? इन दोनों में क्या सेम है ये बताओ? x2 सेम है तो x2 को बाहर ले लिया, तो P2 नोट माइनस P1 नोट, ठीक है। P2 नोट माइनस P1 नोट, मैंने पहले इसको लिखा है, बाद में इसको लिखा है, ठीक है। अब आ जाती है सीमाई किसकी? राउल्ट के नियम की। तो सीमाई क्या है? ये नियम विद्युत अपघटय के विलयनों पर लागू नहीं होता। विद्युत अपघटय क्या होते हैं? विद्युत अपघटय को पहले तो सुन लो, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इनका मतलब ये होता है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मेल्टिंग स्टेट में, मतलब कि आप उसको क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो, या फिर जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हैं आप उसे, मतलब पिघला रहे हो, ठीक है। तो पिघला रहे हो तो वो आयन दे दे, या फिर आपने उसको जल में घोल दिया तो वो आयन दे दे, समझ गए? यानी या तो कोई मेल्टिंग स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में आयन दे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? विद्युत अपघटय। तो ये नियम विद्युत अपघटय के विलयनों पर लागू नहीं होता। जैसे नमक है, नमक पानी में घुलने के बाद आयन देता है, ठीक है, और अगर आप इसको पिघला दोगे तो भी आयन देगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि अगर आप आपने नमक को पिघला दिया, उसमें करंट लगाया तो करंट उसमें पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सूखे नमक में लगाते हो ना, उसमें करंट पास नहीं होगा। अगर नमक को पानी में घोल दोगे ना, तो देखो पानी में भी करंट लगेगा, लेकिन अगर नमक घोल दोगे ना, करंट और ज़्यादा तेज़ लगेगा, क्योंकि नमक के भी तो आयन आ गए हैं, ठीक है।
तो ये था इसका। फिर सेकंड है, ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन मतलब पतले विलयन जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, और सांद्र विलयन का मतलब होता है गाढ़े विलयन, यानी जो भी है वो सांद्र में उसी की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे हम बात करें सांद्र H2SO4 की, तो सांद्र H2SO4 का मतलब ये है कि उसमें H2SO4 की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तनु H2SO4 की, तो उसका मतलब ये है कि उसमें पानी की मात्रा अधिक है। तो इसमें ये है कि ये नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सेकंड पॉइंट उसी का ऑपोजिट है, मतलब उसी का ऑपोजिट बोल सकते हो आप, उसी से बना के लिखा है। सांद्र विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है। जो ये नियम होता है वो किससे विचलन प्रदर्शित करता है? सांद्र विलयन से। जब तनु विलयन पर लागू हो रहा है तो सिंपल सी बात है, सांद्र से तो विचलन ही प्रदर्शित कर रहा होगा ना। तो जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं वे इस नियम का पालन नहीं करते। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई पदार्थ विलयन में संगुणित यानी कि जुड़ रहा है या वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, तो वो भी इस नियम का पालन नहीं करते। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो आपको आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये ग्राफ है आपके राउल्ट्स लॉ का। ओके, तो ये आपका ग्राफ है, आपको इसको लर्न कर लेना है। देखो पहले मैं समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे कैसे है। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या मान के चलना है? इधर है आपका मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। और वाष्पदाब कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। वाष्पदाब मतलब प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। और मोल अंश का मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स, है ना। और वाष्पदाब को क्या लिख सकते हो? पी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है आपको, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, x1 = 1 है और x2 = 0 है, ठीक है। x1 = 1 और x2 = 0। अब ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या है, x1 = 0 और x2 = 1, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओके, अब यहाँ से आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, कहाँ तक? एक पॉइंट तक, ठीक है। वो पॉइंट होगा आपका P02। ये क्या है P02? देखो आपका ये दो कंपोनेंट सिस्टम कोई भी इन्होंने लिया है 1 और 2 करके, ठीक है ना। उसमें एक 1 है एक 2 है। 1 वाला जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर P1 नोट है, मतलब P1 नोट है विलायक के लिए, ठीक है ना। और 2 वाले कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? P2 नोट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका पहला कंपोनेंट है उसके लिए आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 हो जाएगा और दूसरे के लिए x2, है ना। 1 2 के लिए उसी तरीके से मानेंगे। तो ये होता है, ठीक है। अगर आप 1 कंपोनेंट का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात करते हो तो वो P होगा, ठीक है। नोट किस में लगा देंगे? उसके लिए लगा देंगे सॉल्वेंट के लिए। तो उसके 1 के लिए लोगे तो P1 मानोगे और 2 के लिए लोगे तो P2 मानोगे, ठीक है। तो ये वही है जब आप एक लाइन x1 से ड्रॉ करोगे और एक लाइन x1 = 0 से ड्रॉ करोगे, ठीक है। x1 = 1 और x1 = 0, दोनों कंडीशंस देख लेना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है P2 नोट को थोड़ा ऊपर लेना है और P1 नोट को थोड़ा नीचे लेना है, ठीक है। P2 नोट को ज़्यादा और P1 नोट को कम। उसके बाद इस लाइन को इससे अटैच कर देना है, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है। जॉइंट करने के बाद आपको क्या फाइंड हो जाता है? P टोटल मतलब P1 + P2 सॉल्यूशन के दोनों के कंपोनेंट के, ठीक है ना। P1 हम पूरे सॉल्यूशन का देखेंगे तो उसमें जो भी कंपोनेंट है उनका वेपर प्रेशर ऐड कर देंगे। तो ये जो P1 नोट + P2 नोट है ना, तो इन दोनों को आप जॉइन करके एक लाइन लाते हो तो P टोटल के लिए आपको मिल जाती है। आप P1 वाले को फर्स्ट मान लोगे, P2 वाले को सेकंड, एंड जो P टोटल आई है उसको थर्ड। ये आपका ग्राफ है, इजीली लर्न हो जाएगा। 1-2 बार ड्रॉ करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब है एक इम्पोर्टेंट सा आप कह सकते हो टॉपिक ही है, ठीक है, छोटा सा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो क्या है, राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग क्या है? ये कह रहा है जो राउल्ट का नियम है ना वो कुछ और नहीं है, बस हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। बस हेनरी का नियम 1-2 कंडीशंस को अगर फॉलो कर लेगा ना तो वो राउल्ट का ही नियम बन जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये नियम अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं कैसे एक है। यदि हम राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ की कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें, तो देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। केवल समानुपातिक स्थिरांक KH एवं P0 में भिन्नता होती है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान P0 के मान के बराबर हो जाता है। मैंने पढ़ तो दिया लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो अभी मैं 1 मिनट में समझा देती हूँ होता क्या है। देखो बच्चा, आपने हेनरी का नियम लर्न किया होगा और मैंने आज राउल्ट का नियम पढ़ा है, उन दोनों को लर्न होगा ना तो ये बिल्कुल 1 सेकेंड में समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो क्या था, जब मैंने आपको हेनरी का नियम पढ़ाया था ना तो मैंने पढ़ाया था P ∝ x, राइट।
अब ये मत कहना दीदी आपने सोल्युबिलिटी भी पढ़ाया था। हाँ जी मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था कई कई स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपको अब ये वाली काम में ले रहे हैं ना हम, तो इसको याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है हेनरी कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, ये हेनरी लॉ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पूरा बताया था कि जो आपका राउल्स लॉ होता है वो कैसे मॉडिफाई करके फिर इस टर्म में आ जाता है कि P प्रोपोर्शनल टू X होता है। अभी बताया है ना, पहले बताया था कि वास्तव आपका अपेक्षिक अपनमन मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, और दोबारा में ये निकल के आ जाता है वहाँ से, है ना, यहाँ से ये निकल के आ जाता है समानुपाती। अब कहोगे दीदी हमने तो समानुपाती नहीं देखा, मैं बता देती हूँ समानुपाती देखा है। वो समानुपाती ऐसे देखा है कि आपको P बराबर यहाँ से एक कांस्टेंट रख देना है जो आप P नोट रखते हो, ठीक है, इजिकल टू X, यही तो आया था। तो जब बताओ ये P नोट आया है तो यहाँ पे ज़रूरी इसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो ये यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, इससे ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों की कंपैरिजन करना ज़रा, P है, X है, बस एक चीज़ अलग है, जो KH है ना और यहाँ पे वो P नोट है, ठीक है। तो KH हेनरी कांस्टेंट है और P नोट सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, यही बात कही गई है इसमें, देखो इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान P नोट के मान के बराबर हो जाता है। यदि KH का मान P नोट के बराबर हो जाता है तो वो आपका क्या निकल के आ जाता है, राउल्ट का नियम हेनरी का नियम ही हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे राउल्स के नियम से कुछ विचलन प्रदर्शित करते हैं विलयन, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ एक बात और है, अगर आप लोग कुछ बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ रहे हैं, व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अगर कुछ बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर दे कि हाँ हम आपके चैनल से जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय।